तो दोस्तों, इस वीडियो में हम CMA फाउंडेशन का फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको क्विकली रिवीजन करवा दूं कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था। मैंने बताया था फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। मैंने सिर्फ बताया था अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। तो इसके मतलब के लिए मैंने बताया था 4 बातों को ध्यान रखना। पहला ध्यान रखना कॉस्ट असरटेनमेंट करना कि कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब किताब लगाना। तो क्या खाली हमारा उद्देश्य रहेगा कॉस्ट को असरटेन करना? नहीं, हमारा एक और उद्देश्य रहेगा कॉस्ट को कंट्रोल करना। यानी कि हमने जो बजट बनाया है उससे बियॉन्ड हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर मान लो उससे कम खर्चा हो जाता है तो बजट से कम खर्चा हो जाता है तो उसको बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन। ये मतलब फैक्ट्री या फर्म या इंडस्ट्री जो भी बोलो, इसका हमेशा उद्देश्य रहता है कि कॉस्ट को कम से कम रख किया जाए, लेकिन हमारी क्वालिटी को ख़राब नहीं होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब नहीं होना चाहिए। लास्ट में था डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। ये अब CMA अगर इंटर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। इसका देखो एग्जांपल है, मैंने क्लास में तो डिटेल में समझाया था, क्विकली समझाता हूँ कि मान लो 1 लीटर मिल्क बचा है हमारे पास, 2 ऑप्शन है। आप उससे एक केजी लड्डू बनाओ या 1 केजी बर्फ़ी बनाओ। लड्डू में प्रॉफिट हो रही है 50 की, बर्फ़ी में प्रॉफिट हो रही है 70 की। तो आप क्या बनाना चाहोगे? आप बर्फ़ी बनाना चाहोगे। ये है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद मैंने आपको समझाया था, ये सब MCQ वगैरह समझाया था। उसके मैंने बताया था कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट मतलब क्या होता है? एक्सपेंस होता है जो इनकट किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स या सर्विस। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था सर्विस का, लाइक हॉस्पिटल है ना, होटल या ट्रांसपोर्ट के कोई साधन, वो उसको बोलेंगे सर्विस। गुड्स मतलब तो मालूम है, लाइक शर्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, वो क्या है? कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट 2 तरह की होगी, एक तो प्रोडक्ट से संबंधित होगी, एक प्रोडक्ट से संबंधित नहीं होगी। प्रोडक्ट से संबंधित कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। लाइक मान लो मैं बनाता हूँ शर्ट, शर्ट बनाने में क्या लगता है? मटेरियल। वो आपको क्या करेंगे? प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। शर्ट बनाने में लगता है लेबर, तो लेबर ने जो चार्ज लिया है शर्ट बनाने के लिए उसको हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। एक होता है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चे जो दिखाई नहीं देते उसको बोलेंगे हम लोग ओवरहेड। मतलब कि ये खर्चे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो लगते हैं, ये खर्चे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो लगते हैं पर डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं होते। लाइक फैक्ट्री का बिजली बिल है ना, वैसे ही मशीन का मेंटेनेंस, फैक्ट्री का रेंट, ये सब इसको बोलेंगे हम लोग ओवरहेड। तो ये सब क्या है? प्रोडक्शन से संबंधित खर्चे होते हैं, इसको हम लोग कॉस्ट में शामिल करेंगे। फिर नॉन कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो गुड्स बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, जो गुड्स बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते। जैसे बैंक का इंटरेस्ट, क्या गुड्स बनाने के प्रोसेस का हिस्सा है? क्या नहीं। डिविडेंड पे, टैक्सेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉस्ट या फाइनेंशियल एक्सपेंस या फिर नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस। इसको अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। फिर मैंने बताया था देखो 3 खर्चे होते हैं मेनली, आपको मालूम है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का। मटेरियल की बात करो, उसमें एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, शर्ट देख के मालूम चलता है कि इसमें क्या लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जिसको हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, लाइक मशीन में होता है लुब्रिकेंट ऑयल लगा रहता है मशीन में, जिससे मशीन बराबर तरीके से काम करें, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद मैं बताया था लेबर। लेबर में डायरेक्ट लेबर होता है जो मान लो शर्ट बनाता है, शर्ट बनाता है तो मालूम चलता है कि भाई एक एक शर्ट 500 रुपये में टेलर लिया होगा बनाने का, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? जैसे कि मालूम बताया था कि एक मशीन है, एक फैक्ट्री है, 3 वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके हेल्पर के लिए चाय पानी कॉफ़ी के लिए एक आदमी रखा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट लेबर। या फिर मान लो एक सुपरवाइजर रखा जो क्वालिटी के चेक करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। फिर मैं बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई शर्ट बनाया, शर्ट में कोई स्टिकर लगा हुआ है, कोई कंपनी का नाम लगा हुआ है, जो लाइक ऐसा लग रहा है कि एक शर्ट में देना पड़ेगा हमको 100 रुपये, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। या फिर मान लो कोई स्पेशल प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए स्पेशल मशीन रेंट पर ली गई, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में क्या आएगा? लाइक फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो पिछले क्लास में आपको बताया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बताया था डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या अंतर होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, सिग्निफिकेंट हो और इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल हो। डायरेक्टली ट्रेसेबल मतलब शर्ट को देख कर हम ट्रेस कर सकते, कपड़ा लगा होगा, और कपड़ा जो लगा होगा सिग्निफिकेंट है क्योंकि शर्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? कपड़ा ही होता है। और इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल मतलब हम पता लगा सकते हैं कि कितने का शर्ट लगा होगा उस शर्ट में, है ना, उस शर्ट में कितने कपड़ा लगा होगा हम बता सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा स्टील इन कार, वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, इजीली ट्रेसेबल होता है, इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल होता है। वैसे फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में क्या लगता है? वुड लगता है, तो वुड भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, इजीली ट्रेसेबल होता है, इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल होता है।
वैसे अगर देखो जैसे लगा है फर्नीचर में क्या लगा हुआ है ग्लू, तो बहुत स्मॉल कॉस्ट में होगा, उसकी उसकी जो कितना का ग्लू लगा होगा हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते, वो इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल में नहीं होगा, इससे उसको क्या बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में सब कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या लो है, स्मॉल की कॉस्ट है, हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल में नहीं है, इसलिए क्या होगा ग्लू इनडायरेक्ट कॉस्ट। वैसे मान लो फर्नीचर में क्या लगती है, कील वगैरह लगती है, उसको भी क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बोलेंगे। क्लियर है। वैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, है ना, स्पेसिफिक में कितना लगा होगा कितना नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, जिसको हम लोग मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करें और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं, ऐसा। फिर इस डायरेक्ट मटेरियल मतलब सीख चुके हम लोग, 2 मीटर कपड़ा लगा तो डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मतलब क्या, मशीन का जो ऑयल है, क्लीनिंग क्लॉथ्स है, वो क्या होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे डायरेक्ट लेबर मतलब जो टेलर का जो टाइम लगा शर्ट बनाने में, उसकी मजदूरी क्या होगा डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर फैक्टर की, सुपरवाइजर की सैलरी या हेल्पर की सैलरी। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब यहाँ के क्या लिखा है, स्पेशल एम्ब्रॉयडरी किया गया डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, स्पेशल मशीन रेंट पे ली गई डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, फैक्ट्री का मंथली रेंट क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल मतलब मालूम है अपन को फिजिकल पार्ट होता है फिनिश गुड्स का, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, जो क्लियरली ट्रेस किया जा सके। यही वुड यूज़ किया गया टेबल में डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लाइक ग्लू को यूज़ किया गया फर्नीचर में। वैसे डायरेक्ट लेबर मतलब मालूम है हम लोग को कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे कारपेंटर की वजह से लगती है चेयर को बनाने में। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है, प्रोडक्शन के सपोर्ट के लिए होता है, जो बताया आपको हेल्पर का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। फिर टैक्स मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिकली लिंक्ड होता है, स्पेसिफिकली लिंक्ड होता है, लाइक हमने क्या किया, स्पेशल टूल्स को लेकर आया कस्टमर के ऑर्डर के लिए, और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली लिंक नहीं होता, उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन, मैनेजर की सैलरी। दोस्तों सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, बस खाली फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद क्या था, फाइनल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस बताना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है, पूरे बिजनेस का रिजल्ट बनाना बताना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। लाइक हमने साल में 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, ये किसका काम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। इसका मेनली फोकस क्या होता है, पूरे बिजनेस का रिजल्ट बताना इसका फोकस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या आता है कि एक पेन को बनाने की कॉस्ट वो किस में आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगी। लाइक प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट कितना है 8.5 ऐसा। ऐसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग में रहता है इसका फोकस। ठीक है, तो यानी कि एक पेन को हम लोग 9 में बेचे या 11 में बेचे, ये होती है डिसीजन मेकिंग। वापस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि हमने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है डिसीजन मेकिंग का, काम खत्म। फिर बताया था प्राइम कॉस्ट यानी क्या होता है, मुख्य खर्चा। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुख्य खर्चा 3 होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये होता है बड़ी अमाउंट का होता है मेनली। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इनडायरेक्ट के लिए मैं आपको याद कराया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को याद रखना, 3 नाम होते हैं, FAS। एफ फॉर याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड, ए फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एज फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ट्रिक क्या बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट में बता देता है आदमी कि डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, या प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब बात आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात आती है या इनडायरेक्ट ओवर की बात आती है, तो स्टूडेंट क्या होता है, फंस जाता है। ऐसे करके मैं आपको याद करवाया था, याद आ गया होगा। ये था वही क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये जो नाम बताया अभी अभी आपको, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, FAS। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास में। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का पोर्शन, मीनिंग डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले था दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पुराने दिनों में दोस्तों क्या होता था, बिजनेस छोटे थे, हमको अच्छे से मालूम है, कोई खास कंपटीशन भी नहीं था, ऑनर खुद क्या कर सकते थे, पर्सनली सभी चीज़ को हैंडल कर लेते थे। अब क्या हो गया है, बिजनेस बहुत बड़े हो गए हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहाँ मैं आपको एग्जांपल भी देके रखा हूँ, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहा है ऑयल में, टेलीकॉम में, लाइक जियो, रिटेल भी काम है मालूम है, रिलायंस बाज़ार, डिजिटल का काम भी है। उसके अलावा ऑल यानी कि जियो, ऑल अंडर वन कंपनी। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, तो मेन उद्देश्य क्या हो गया दोस्तों कि कॉस्ट अकाउंटिंग की उसको आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बिजनेस क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। जैसे अमेज़ॉन है, वर्क कर रहा है ई कॉमर्स में, सबको मालूम है, अच्छे से खरीदी भी करते होंगे आप लोग। क्लाउड सर्विस, अगर आपको क्लाउड का सर्विस चाहिए, है ना, लाइक आप नहीं होता कि भाई अपन को 10 GB डेटा है, हमको चाहिए 500 GB तक, तो हम लोग किसके लेते हैं, अमेज़ॉन की क्लाउड सर्विस लेते हैं। नेट में सर्च करना आपको मिल जाएगा।
इंटरटेनमेंट का अमेज़ॉन प्राइम मिल जाएगा। एंड डिलीवरी सर्विसेज, ये तो आपको अच्छे से मालूम है ही, अमेज़ॉन की डिलीवरी सर्विसेज है ही। क्लियर है। तो ये हो गए आपके कॉम्प्लेक्स बिजनेस के एग्जाम्पल। उसके अलावा दोस्तों आज कंपटीशन कितना ज़्यादा है आपको अच्छे से मालूम है, अनसर्टनिटी और रिस्क भी है। जैसे कि समझाता हूँ मैं आपको, कंपटीशन का यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ। यानी कि टेलीकॉम सेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, है ना। इनके इसमें क्या है, ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन चलती है कि नहीं चलती, चलती है। अच्छा, और अनसर्टेनिटी और रिस्क का एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे एयरलाइंस की बात करें, कभी वेदर ऊपर नीचे हो गया, कभी फ्यूल की प्राइस ऊपर नीचे हो गई, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, डायरेक्टली अफेक्ट करेगी उसके ऑपरेशंस को। किसके ऑपरेशन को, एयरलाइन के ऑपरेशन को। तो यहाँ पर इन सब कारण से हमको पड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता। यानी कि पहले बिजनेस छोटे थे, ऑनर खुद मैनेज कर लेता था हर एक चीज़। अभी क्या हो गया है, बिजनेस क्या हो गया, बड़े हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। लाइक रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल है, अमेज़ॉन का एग्जांपल है। कंपटीशन एकदम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया टेलीकॉम सेक्टर का, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क का एग्जांपल दिया आपको एयरलाइंस के लिए। क्लियर है। उसके लिए दोस्तों सोसाइटी में भी क्या आ गया है, चेंज आ गया है। इकोनॉमी में चेंज आ गया है। पॉलिटिक्स भी क्या करती है, बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। सोसाइटी की बात करें तो हम लोग आजकल क्या हो गया है, सबके सभी लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक एंड हेल्दी फूड की क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई है। तो सोसाइटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। इकोनॉमी की बात करें तो क्या हो गया, जैसे महंगाई मान लो बढ़ गई, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रॉफिट जिससे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है अच्छे से। फिर नीड फॉर डिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर गुड डिसीजन, तो इसलिए हमको क्या होगा, होना पड़ेगा कि गुड डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तो कॉस्टिंग आया ना भाई, समझाया है कि नहीं। पॉलिटिक्स की बात करें तो गवर्नमेंट बैन्स सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। सिंगल यूज़ प्लास्टिक सही नहीं होती इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, बैन कर देती है। पैकेजिंग कंपनी एंड रिटेलर्स हैव टू शिफ्ट इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, इंक्रीज देयर कॉस्ट, जिससे पैकिंग कंपनी की और रिटेलर की कॉस्ट बढ़ जाती है। चेंजेस इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इफ़ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्रीजेस, अगर इन प्रोडक्ट में, चाइनीज़ प्रोडक्ट में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, इंडियन बिजनेस में हैव टू राइज प्राइस एंड फाइंड न्यू सप्लायर, है कि नहीं। जिससे क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी और नए सप्लायर को खोजने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। अब क्या है, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों लाया गया, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली शोज प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या मालूम चलता था, प्रॉफिट या लॉस। मैंने बताया था, याद है पिछली क्लास में, जिसमें बताया था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, प्रॉफिट या लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ कॉस्ट एंड द एंड ऑफ पीरियड। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज। दूसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। यानी मेरे को और बहुत सारे पॉइंट बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करने के लिए, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। याद है 4 पॉइंट बताया था मैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। दूसरा क्या लिखा है, कंट्रोल कॉस्ट। तीसरा लिखा है इम्प्रूव इफिशियंसी। इम्प्रूव इफिशियंसी मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, या टाइम में, या सर्विस में क्या होती है, इफिशियंसी इंक्रीज़ होती है। सपोज़ मान लो 1 आवर में बनना चाहिए था 60 यूनिट बनना चाहिए था, और वर्कर बना रहे थे 1 आवर में 50, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई प्रोडक्शन को बढ़ाओ, है कि नहीं। तो कैसा मालूम चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, सब हिसाब किताब होता है तभी तो मालूम चलता है ना। वैसे ही कॉस्ट के बारे में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक्सेट्रा की कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, कम करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से परचेस करेंगे जिससे इन सभी कॉस्ट कम से कम पड़े। वैसे ही टाइम कम से कम लगना चाहिए, उस तरह से हम लोग काम करेंगे। क्लियर है। सर्विसेज में भी ध्यान देंगे। उसका देखो एग्जांपल आपको दिया हुआ है हॉस्पिटल का, क्या लिखा है, हेल्थ केयर सर्विसेज। पहले क्या होता था कि एक नर्स क्या करती थी, 10 पेशेंट को हैंडल करती थी एक वार्ड में, लेकिन ट्रेनिंग दी गई और डिजिटल इक्विपमेंट लाया गया, तो सेम नर्स अब क्या कर सकती है, 15 पेशेंट को मैनेज कर सकती है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग केयर, और केयर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लियर है।
तो प्रोडक्शन में भी क्या होगा, इसमें इफिशियंसी प्रोडक्शन में बढ़ेगी, कॉस्ट में बढ़ेगी, टाइम में बढ़ेगी और सर्विस में भी बढ़ेगी। सर्विस वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज। ऐसे ही हेल्पिंग इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एकदम अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ। देखो प्लानिंग एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि एक बेकरी है जिसको कि अ बेकरी एस्टिमेट इट्स नीड 5 kg ऑफ फ्लोर टू प्रोड्यूस 5000 ब्रेड नेक्स्ट मंथ। तो प्लान इसने क्या किया, इट परचेज फ्लोर इन एडवांस टू अवॉइड शॉर्टेज। उसको मालूम होगा कि भाई बाद में शॉर्टेज पड़ सकती है ना, तो उसने क्या किया, प्लान कर लिया कि पहले से मैं परचेज़ कर लेती हूँ फ्लोर को, यानी कि आटे को, जिससे कि मेरे को बाद में शॉर्टेज ना पड़े। सिंपल। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर एक और तरह का डिसीजन दिया हुआ है, मेक और बाय डिसीजन, यानी बनाए या खरीदे, बनाए या खरीदे। उस एकदम बेसिक से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अ टॉय कंपनी फाइंड दैट मेकिंग वन व्हील कॉस्ट 12। टॉय कंपनी ने क्या देखा कि एक व्हील को बनाने की कॉस्ट कितनी है, 12 रुपये है। ठीक है, बनाने की कॉस्ट है, मेकिंग कॉस्ट कितनी है, मेकिंग कॉस्ट कितनी है, 12 रुपये है। बट बाइंग अगर करते हैं तो कितना पड़ेगी, 10 रुपये पड़ेगी। अब आप ही बता दो भाई, बना रहे हो तो 12, बना रहे हो तो 12, बाय कर रहे हो तो 10, क्या करोगे आप बताओ, बाय करोगे, क्योंकि इससे आपके 2 रुपये क्या होंगे, सेव होंगे। इसका आंसर तो आपको भी पता था। कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे होते तो भी आपको पता होता। और कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं आपको बताया था ना पहले ही, आपको सब कुछ पता है, खाली मेरा काम ये बताना है कि आपको पता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो मालूम होगा 1494 में डबल एंट्री इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियल का क्या हुआ, रिवोल्यूशन आया। लाइक क्या हुआ, बिजनेस बिगर होते गए और नीडेड बेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि पहले 1494 में डबल एंट्री आई, ठीक है, बाद में इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ, यानी कि बिजनेस बड़े होते गए। अब आप मालूम है आपको आज की डेट में बिजनेस बड़े होते गए हैं, पिछले कॉन्सेप्ट में ही पढ़े थे हमने। और हमको आवश्यकता क्या थी, बिजनेस में बहुत बेटर कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, और कंट्रोल करना था हम लोगों को ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट में। यानी कि आवश्यकता क्या थी हम लोग को, मेन आवश्यकता क्या थी जो पहले भी पढ़ चुके हम लोग, नीडेड बेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन कॉस्ट में हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1880 में मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। 1900 से 1925 तक साइंटिफिक मैनेजमेंट इक्विपमेंट को, मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड कन्वर्टेड टू कॉस्ट स्टैंडर्ड, समझना, फिजिकल स्टैंडर्ड्स कन्वर्टेड टू कॉस्ट स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड पहले क्या था अल्टीमेटली, कि भैया एक चेयर बनाने के लिए 5 kg का लगेगा वुड और 4 kg का लगेगा लेबर आवर। ठीक है, एक चेयर बनाने के लिए 5 kg लगेगा वुड और 4 आवर्स लगेगा लेबर आवर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, कन्वर्टिंग टू कॉस्ट स्टैंडर्ड। बाद में इसको कॉस्ट में कन्वर्ट किया गया आफ्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg वुड कितनी आ गई, 50, यानी मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया, 250। लेबर कॉस्ट कितना आ गया, 1 घंटे का 40, 4 घंटे का आ गया 160। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर चेयर कितनी पड़ गई, 250 प्लस 160, यहाँ पर 410। हाउ इट हेल्प इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे हेल्प करता है, मैनेजर कुड नाउ कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट। इफ़ एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई, 450। हमने सोचा था कि भाई इतना खर्चा लगना चाहिए, हमने सोचा था कि इतना खर्चा लगना चाहिए, कितना, 410, बट एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई, 450। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो 40 रुपये की आई है इनएफिशिएंसी का, या इसको बोलेंगे वेरिएंस, यानी हम सोचे थे 410, लग गया 450, 40 का क्या हो गया वेरिएंस आया। हेल्प इन कंट्रोलिंग मटेरियल यूसेज, कि हम ध्यान देंगे कि वेरिएंस क्यों आया, तो मटेरियल यूसेज में कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, क्या लेबर इनएफिशिएंट तो नहीं है, लेबर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं, या ओवरहेड में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का ज़्यादा आ रहा है खर्चा XYZ, हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये थी बात यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे कॉस्ट स्टैंडर्ड में। यानी कि पहले हम लोग क्या बोलते थे कि भैया इतना इतना लगेगा, इतना इतना लगेगा, कि एक चेयर बनाने में 5 kg का लगेगा वुड, 4 लेबर और लगेगा। लेकिन बाद में हमने ध्यान देना क्या चालू किया कि इसको कन्वर्ट किया गया कॉस्ट में। तो मालूम चला कि खर्चा लगना चाहिए था 410, लग गया 450, एक्स्ट्रा लग गया 40। तो उस जो वेरिएंस आया 40 रुपये का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सही कॉस्ट आने के लिए हमको तो 410 आना चाहिए था, तो एक्स्ट्रा 40 रुपये कंट्रोल करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर में हमारे कॉस्ट एकदम सही शॉर्ट रहे।
क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर हमारी कॉस्ट कम रहेगी तभी कम में बेच पाएंगे, है ना, नहीं तो सर्वाइव करना ही भारी पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोल इन वर्ल्ड वार्स। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 and 2 कॉस्ट अकाउंटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट ड्यू टू वार एक्सपेंसेस। वार के खर्चों के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों हो गया था? कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, गवर्नमेंट फिक्स्ड प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन, गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा प्लस उसमें प्रॉफिट को ऐड करके हम तुमको पैसा देंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा उसमें प्रॉफिट को ऐड करके तुमको पैसा दिया जाएगा। तो अब आवश्यकता थी कि सही कॉस्ट निकाला जाए, सही कॉस्ट निकाला जाए, है ना। तो कॉस्ट एस्टिमेशन वाज वाइटल फॉर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉस्ट एस्टिमेशन क्या हो गया था, इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था किसके लिए? डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्लियर है, इसलिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की भी आवश्यकता पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इन इंडिया। बिफोर इंडिपेंडेंस वेरी फ्यू कॉस्ट अकाउंटेंट्स ट्रेंड, मोस्टली कहाँ के थे? लंदन के थे। तो इंडिपेंडेंस से पहले वेरी फ्यू कॉस्ट अकाउंटेंट थे, जब जो ट्रेंड थे मोस्टली कहाँ के थे? लंदन के ट्रेंड थे। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 में नीड फॉर इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट ग्रू, यानी हम लोग आवश्यकता पड़ी इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट की। हाउएवर द इनेक्टमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1959, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश एट कोलकाता। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया, आपको अच्छे से मालूम होगा। फिर 1968 को गवर्नमेंट मेड कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी फॉर सम कंपनीज, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, है कि नहीं, बहुत कुछ कंपनी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी की गई। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? नाउ सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कवर्स कॉस्ट ऑडिट, है ना। कॉस्ट ऑडिट होती है तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है, आप सीए में बन जाओगे तो मस्त प्रैक्टिस करोगे, है कि नहीं। ये एमसीक्यू है, देखते हैं। इन ओल्ड डेज वाई वास कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट नीडेड मच। पहले हमको पुराने समय में कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़्यादा आवश्यकता क्यों नहीं थी? बिजनेस फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, नहीं, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता तो आवश्यकता होती। बिजनेस फॉर स्मॉल विथ लेस कंपटीशन, जी हाँ, बिजनेस छोटा था और कंपटीशन कम थी, इसलिए हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं थी। टेक्नोलॉजी वास एडवांस, नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वास अनस्टेबल, ऐसी बात भी नहीं थी। आंसर आएगा पॉइंट नंबर बी। उसके बाद विच ऑफ दिस इज़ नॉट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, जी हाँ ये फंक्शन है। इम्प्रूव इफिशियंसी, जी हाँ ये फंक्शन है, तभी कॉस्ट कंट्रोल होगी, कॉस्ट कम होगी। शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन है। क्वेश्चन क्या था? नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर क्या लिखा हुआ है? द डबल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड इन विच ईयर, कौन से साल में डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ? पहला आंसर दिया हुआ है 1494। उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 कॉस्ट अकाउंटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट मेनली बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? पीपल नीड जॉब, नहीं, नीड की जॉब की बात ही नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट फिक्स्ड प्रोडक्ट प्राइजेस बेस्ड ऑन कॉस्ट, जी हाँ ये है। फिर लिखा है ओनली स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट, खाली पुराने बिजनेस एग्जिस्ट में थे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन फेल्ड, नहीं ऐसा नहीं, हमने पढ़ा था अभी अभी कि वर्ल्ड वार, जब वार की बात आ गई तो गवर्नमेंट फिक्स किया था, गवर्नमेंट फिक्स प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट। और है क्या, देखते हैं। द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास इन, ये भी अच्छे से मालूम है, 1959। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कॉस्ट के बारे में। मीनिंग ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स, हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब समझेंगे। उसके बाद इसको मैं पूरा डिटेल्ड में एकदम समझाया हूँ। उसमें देखो नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, खैर आपको सब समझाऊंगा। उसके बाद अपन यहाँ पर समझेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब, देखो कॉस्टिंग का मतलब समझेंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग तो खैर अपन सीख चुके हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन देख लेंगे अपन, ये सब आपको बुक का है ना। फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब समझेंगे। तो हालांकि एकदम छोटा छोटा चाहता था मैं एक लाइन में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं चाहता था कि आप पढ़ो तो आपको एक एक शब्द का मतलब क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या कि एकदम डिटेल्ड में आपको समझाया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट से। कल इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हालांकि मैंने जब क्लास चालू हुई थी
उसी समय पहली क्लास में समझाया था, लेकिन ये आपकी बुक के हिसाब से है। आंसर तो वैसे वही है, इस वक्त नया वर्ड आ गया यहाँ पर, नोशनल। वापस देखता हूँ, कॉस्ट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल हो चाहे नोशनल हो। एक्चुअल तो आपको मालूम है, जो भी एक्चुअल खर्चा लगा है उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल एक्सपेंस। फिर क्या लिखा? स्पेंड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो अल्टीमेटली अगर मैं नोशनल को साइड में कर दूँ तो अपन जो डेफिनेशन पढ़े थे वही डेफिनेशन यहाँ पर है। कॉस्ट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब नोशनल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एक्चुअल का मतलब क्या होता है वो तो मालूम है ही। एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या होता है? मनी एक्चुअली पेड। एग्जाम्पल, ₹500 फॉर रॉ मटेरियल, ये बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट मतलब क्या होता है मालूम है? अ कॉस्ट दैट इज़ नॉट एक्चुअली पेड इन कैश। नाम ही है ना इसका, नाम ही क्या है? नोशनल कॉस्ट। यानी कि इसको हम एक्चुअली पेड नहीं करते, इमेजिनरी है नोशनल, एक्चुअली पेड नहीं करते, बट इज़ कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो उसके केस में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल देखो, द ऑनर यूजेस इज ओन बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री। ऑनर ने क्या किया? खुद की फैक्ट्री को, ऑनर ने खुद की बिल्डिंग को, यानी कि ऑनर ने खुद की बिल्डिंग को, ओन बिल्डिंग को फैक्ट्री के लिए यूज़ किया। नो रेंट इज पेड बट वी स्टिल कंसिडर रेंट वैल्यू फॉर कॉस्टिंग। लेकिन कॉस्टिंग के लिए हम लोग रेंटल वैल्यू को कंसिडर करेंगे। इतने में आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने डिटेल्ड लाया है, डिटेल्ड एग्जाम्पल फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इतने एग्जाम्पल्स हमको समझ में नहीं आएगा। हालांकि इतना समझ में आ रहा है आपको कि ऑनर जो है खुद की बिल्डिंग को एज अ फैक्ट्री के लिए यूज़ कर रहा है, और नो रेंट इज पेड, खुद को तो रेंट नहीं पे करेगा, खुद को तो रेंट पे नहीं करेगा। लेकिन हम लोग जब कॉस्टिंग की बात करेंगे तो रेंट वैल्यू को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, है ना। ये थ्योरी है। अब आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो, फैक्ट्री बिल्डिंग है, या खुद यूज़ करे या रेंट पे दे, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। एकदम अच्छे से डिटेल में एग्जांपल लिखा हुआ है, बस आराम से सुनते जाओ आप, ठीक है। देखो, यहाँ समझते हैं अपन, ये समझ में आना, ओन वर्सेस रेंट। यहाँ पे केस नंबर 1 में आते, बिल्डिंग को फैक्ट्री के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अगर मान लो खुद की बिल्डिंग है, उसको अगर ऑनर क्या करता है? फैक्ट्री के लिए यूज़ करता है, ठीक है, फैक्ट्री के लिए यूज़ करता है। तो फैक्ट्री के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस फैक्ट्री में उसको प्रोडक्शन प्रॉफिट कितनी हो रही है? 5 लाख की हो रही है प्रोडक्शन प्रॉफिट। अब खुद की फैक्ट्री को खुद यूज़ कर रहा है, तो रेंट तो अल्टीमेटली किसी को देना ही नहीं पड़ेगा, रेंट क्या आएगा? नील आएगा। क्लियर है। लेकिन बट नोशनल रेंट कितना आता? अगर मार्केट में अगर देता इस बिल्डिंग को, तो उसको रेंट कितना मिलता? 2 लाख का रेंट मिलता। यानी क्लियर हुआ। वापस, खुद की ही बिल्डिंग को फैक्ट्री के लिए यूज़ कर रहा है, खुद की बिल्डिंग को फैक्ट्री के लिए यूज़ कर रहा है, और उस फैक्ट्री से उसको प्रोडक्शन प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख रुपए का। अब खुद की फैक्ट्री को यूज़ कर रहा है, खुद की बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है, तो रेंट तो उसको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेंट में देता तो उसको कितना रेंट मिलता? 2 लाख का रेंट मिलता। लेकिन इस केस में अगर वो बोलेगा कि भाई मैंने 2 लाख का रेंट ना देकर 5 लाख कमा रहा हूँ, तो हम बोलेंगे भाई तू 5 लाख नहीं कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है? 3 लाख कमा रहा है। कैसे 3 लाख कमा रहा है? 3 लाख तेरे को होगा नेट बेनिफिट। कैसे नेट बेनिफिट हुआ? 5 लाख तो हुई तेरे को प्रोडक्शन प्रॉफिट, है ना, 5 लाख तो तेरे को हुई प्रोडक्शन की प्रॉफिट। लेकिन अगर तू रेंट में देता तो कितना मिलता? 2 लाख मिलता। मतलब देखो 3 लाख का क्या मिल रहा है? नेट बेनिफिट मिल रहा है। तो देखो अपन ये कैसे यहाँ तक कैसे पहुँच पाए हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, अगर हम लोग खुद की बिल्डिंग का अपन यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कंसिडर करेंगे किसको? रेंटल वैल्यू को, कॉस्टिंग पर्पस के लिए। तो हमने कॉस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन की और बताया कि भाई देखो नेट बेनिफिट 3 लाख का हो रहा है, ना कि 5 लाख रुपए का। लेकिन अगर समझ लो, मान लो अगर बिल्डिंग को रेंट में दे देता और फैक्ट्री दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, अगर क्या होता इस बिल्डिंग को, यानी क्या करता उस बिल्डिंग को रेंट में देता, और फैक्ट्री को क्या करता दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, तो क्या होता? अब देखो, रेंटल इनकम फ्रॉम ओन बिल्डिंग को रेंट में दिया 2 लाख मिलता, अपन देख चुके हैं मार्केट वैल्यू कितनी 2 लाख है, 2 लाख मिलता। और प्रॉफिट फ्रॉम फैक्ट्री न्यू प्लेस, अगर न्यू प्लेस में फैक्ट्री को लेके गया और उसको नेट प्रॉफिट कितनी की हुई? 2,80,000 की हुई नेट प्रॉफिट, 200 की हुई नेट प्रॉफिट। यानी कि नेट बेनिफिट कितना हुआ उसको? 2 लाख रुपये उसको मिला रेंट का, और 280 का ये, टोटल उसको 480 का क्या हुआ? नेट बेनिफिट हुआ। 480 का नेट बेनिफिट हुआ। तो 480 का नेट बेनिफिट हुआ। अब देखो यहाँ से ध्यान से, अगर अपन लोग नॉशनल कॉस्ट को नहीं देखते, तो हमको क्या लगता है कि भाई पॉइंट नंबर ए ज़्यादा है, पॉइंट नंबर ए में प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन हमने नॉशनल कॉस्ट को देखा तो मालूम चला
कि नेट बेनिफिट किस में है, पॉइंट नंबर बी में नेट बेनिफिट ज़्यादा है। देखो अगर नोशनल रेंज कंसिडर नहीं किया होता तो लगता है कि केस में प्रॉफिट कितनी है, 5 लाख है। कितनी लगती है हमको, 5 लाख प्रॉफिट लगती है हमको, और केस बी में 480, मतलब केस ए क्या है, बेटर है। लेकिन नोशनल रेंट को कॉस्ट में इंक्लूड करने पर क्लियर होता है कि केस बी में नेट बेनिफिट क्या है, ज़्यादा है। तो इससे देखो नोशनल बेनिफिट कितना ज़्यादा फायदा है, कितना ज़्यादा फायदा है। देखो एक कॉस्ट अकाउंटिंग को आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली में, जैसे अपने जो आपके पापा होंगे या दादा होंगे, देखना हम लोग इसको अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते ही है। जैसे आपको ही ले लो, आप क्या कर रहे हो, खुद की घर है, खुद का मान लो घर है, उसका रेंट आता, रेंट कितना आता, मान लो 1 लाख आता। आप बोल रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा, और प्रोडक्शन करके आप कितना कमा रहे हो, 1 लाख ही कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, 1 लाख ही कमा रहे हो। और रेंट में देते हैं, रेंट में देते हो कितना मिलता है आपको, 1 लाख मिलता। तो यहाँ पर आप 1 लाख का आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है क्या, नहीं। आपको 1 लाख से तो रेंट मिल जाता, तो आपको नेट बेनिफिट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सपोज मान लो आप यहाँ पे 2 लाख कमाते, तो हम बोलते कि भाई तुमको नेट बेनिफिट कितना हो रहा है, आपको नेट बेनिफिट आपको हो रहा है 1 लाख का, क्या हो रहा है, नेट बेनिफिट आपको हो रहा है 1 लाख रुपए का। यानी 1 लाख आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 1 लाख आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आपको 1 लाख का नेट बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे, ऐसा लॉजिक क्लियर होगा। इसको देखिए तो, कि खुद का अगर आपका घर रहेगा, खुद का घर होगा, तो 1 लाख का आपको रेंट आता है। आप बोले प्रोडक्शन करूंगा तो आपको 2 लाख रुपये आप कमा पाए, यानी कि 1 लाख का तो आपका रेंट निकल गया, 1 लाख आपको बची नेट बेनिफिट। ऐसा अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट समझो आप। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन की बात करूँ तो हमको क्या करना है, नोशनल कॉस्ट को नेट बेनिफिट निकालने के लिए क्या करना है, कंसिडर करना है। क्लियर है अच्छे से। उसका नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। अदर मीनिंग लिखा हुआ है कॉस्ट का, कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज सेक्रीफाइस टू अचीव समथिंग। कॉस्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज सेक्रीफाइस किया जाता है कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए, जिसको कि हम मेजर करते हैं मनी के टर्म में, मनी के फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए प्रिपेयरिंग अ वुडन चेयर प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कॉस्ट क्या क्या लगेगी, वुड लगेगी, कारपेंटर की वजह से लगेगी, और पेंट लगेगा। तो अल्टीमेटली हमने रिसोर्स को सेक्रीफाइस किया है टू अचीव समथिंग। बैंकिंग सर्विस की बात करें, कॉस्ट इज़ द मनी स्पेंड टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज लाइक स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो बैंकिंग सर्विस की बात करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे कॉस्ट का एग्जांपल है, यहाँ पर सर्विस का एग्जांपल है। तो कॉस्ट इज़ द मनी स्पेंड टू प्रोवाइड दैट सर्विस, स्टाफ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये सब किस में आएगा दोस्तों, बैंकिंग सर्विस में आएगा। फिर क्या लिखा है, CIMA ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, एज अ नाउन अमाउंट पेड इन कैश और फेयर वैल्यू। देखो अमाउंट पेड इन कैश और फेयर वैल्यू, यहाँ देखना फेयर वैल्यू को समझाऊंगा नया, ऑफ एनीथिंग गिवन फॉर एक्वायरिंग एंड एसेट। तो अगर इसकी बात करें इसके हिसाब से, तो कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो पेड किए कैश में, तो हमको मालूम है ही कि पेड किए कैश में तो कॉस्ट है ही। फेयर वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पर मस्त एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ कैश कंपनी गिव्स एन ओल्ड मशीन। कंपनी ने कैश के बदले एक पुरानी मशीन दी जिसकी वर्थ कितनी थी, 1 लाख रुपए की थी, प्लस कंपनी ने क्या किया, 4 लाख का कैश भी प्रोवाइड किया टू बाय न्यू मशीन। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी की हुई, 1 लाख रुपए फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन प्लस 4 लाख रुपए इन कैश, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 5 लाख रुपए हुई। इसे लिखा हुआ है जो कैश और फेयर वैल्यू। तो यहाँ पर आपने पुरानी मशीन दी, उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, और 4 लाख का कैश पेड किया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 5 लाख। ऐसा। फिर एज अ वर्ब, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 50,000 का है, डायरेक्ट लेबर कितने का है, 30,000 का है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 20,000 का है। यहाँ ये एग्जाम्पल है ना, मेन पॉइंट तो ये है। वो एज अ वर्ब का लिखा है, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने का प्रोसेस वो ये रहा, मटेरियल 50, लेबर 30, एक्सपेंस 20, कितना हुआ, 1 लाख, एंड टोटल नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस किया हमने कितने का, 1,000 चेयर प्रोड्यूस की, तो कॉस्ट पर चेयर कितनी आई, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ चेयर दैट इज 1 लाख बाय 1000, कितना आया, 100 रुपीज़। तो ये है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने का प्रोसेस। तो हमने क्या निकाला, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चेयर, तो क्या आ गया, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। ऐसा। उसके बाद वापस यहाँ पे ये आके नोशनल कॉस्ट, हमको अच्छे से हम ऊपर सीख चुके हैं कि खुद की बिल्डिंग को, जैसे ये अ कॉस्ट इज़ नॉट एक्चुअली पेड इन कैश, ऐसी कॉस्ट जिसको एक्चुअली में कैश में पेड नहीं किया गया बट रिकॉर्डेड फॉर कॉस्टिंग पर्पज़ के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। यूज टू शो द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि हम लोग को प्रोडक्शन की ट्रू कॉस्ट मालूम चले, जो हमने ऊपर क्या सीखा, नेट बेनिफिट हमको मालूम चले। एग्जाम्पल के लिए हम देखा था रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग,
इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। इसका मतलब भी वही होता कि भाई अगर हम अपने जो पैसे को किसी को ब्याज में ना देकर बिजनेस में लगा रहे हैं, हम अपने पैसे को किसी को ब्याज में ना देकर बिजनेस में लगा रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना हमको नेट बेनिफिट हुआ, कितना हमको नेट एडवांटेजेस मिला। फिर लिखा हुआ इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है, लिखा है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसका मतलब ध्यान समझना। वैसे तो देखो, नोशनल कॉस्ट को, इम्प्यूटेड कॉस्ट को, एक और कॉस्ट होती है इसको बोलते हैं अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। हम लोग इसको एक तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है, मतलब कहीं कहीं अलग अलग भी होता है, लेकिन मेनली मैक्सिमम जगह में इसको हम लोग सेम ही मानते हैं। क्योंकि तीनों में क्या होता है, कहीं ना तीनों में क्या होता है, कॉस्ट लगती नहीं है, कुछ कॉस्ट नहीं लगती, खाली हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए उसका यूज़ करते हैं इसीलिए। तो देखो, इम्प्यूटेड कॉस्ट को यहाँ पे फिर भी हमको समझाया थोड़ा सा सेग्रेट करके, ताकि आपको क्लियर हो कि पढ़ पाया मैं इसके बारे में, कुछ तो पढ़ पाया ऐसा। अनदर टर्म ऑफन यूज फॉर नेशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट के लिए एक और टर्म यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि सब सेम सेम होते हैं, बट दे आर मोस्टली इंटरचेंजेबल इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या होता है, इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, मीन्स अ कॉस्ट असाइन टू रिसोर्स फॉर डिसीजन मेकिंग इवन व्हेन देयर इज नो एक्चुअल पेमेंट। हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए इसका यूज़ करेंगे भले ही हमारी एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई है। एग्जाम्पल यहाँ पे सेम अबो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ जो है ओन बिल्डिंग का रेंट, ओनर सैलरी, लेकिन मैंने फिर भी आपको एग्जाम्पल दे के रखा है, डिटेल्ड एग्जाम्पल फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो, मान लीजिए एक बिजनेसमैन अपना टाइम, जहाँ से सुना, मान लीजिए एक बिजनेसमैन अपना टाइम अपने बिजनेस में लगाता है, वो अपने को कोई सैलरी पे नहीं करता, तो बिजनेसमैन है, इसके ऑप्शन है कि भाई तुम जॉब कर लो। ठीक है, यानी अल्टीमेटली ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। क्लियर है, अब ध्यान से देखना। दो ऑप्शन क्या है, अपना बिजनेस चलाता है, पहला ऑप्शन ये है जो चला रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बिजनेस मैनेजर हायर कर लो। ठीक है, और किसी दूसरे और कंपनी में जॉब करके सैलरी लो। ठीक है, दो ऑप्शन क्या है, पहले अपना बिजनेस चलाते रहे, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बिजनेस मैनेजर को हायर कर लो, ठीक है, और खुद किसी और कंपनी में जॉब करो और सैलरी प्राप्त करो। देखना ध्यान से, खुद बिजनेस अगर चलाता है तो क्या होगा, मान लो बिजनेस का एनुअल प्रॉफिट कितना है, 12 लाख रुपए है, बिजनेस का एनुअल प्रॉफिट कितना है, 12 लाख रुपए है। इम्प्यूटेड सैलरी, इम्प्यूटेड सैलरी मतलब अगर वो कहीं और जॉब करता तो कितनी सैलरी मिलती, 6 लाख की सैलरी मिलती। तो 6 लाख की सैलरी को छोड़कर वो बिजनेस कर रहा है, इसमें 12 लाख कमा रहा है, जिसमें कि उसको नेट बेनिफिट कितना मिल रहा है, 12 माइनस 6 लाख का मेरा नेट बेनिफिट। क्योंकि 6 लाख को काम को छोड़कर वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जिससे कारण उसको नेट बेनिफिट मिलेगा कितने का, 6 लाख का मेरा नेट बेनिफिट। अब देखो, ऑप्शन बी क्या है, वो क्या करता है, मैनेजर को हायर करता है, मैनेजर को हायर करता है और खुद जॉब करता है। अब मैनेजर को हायर करने के बाद, और उसको सैलरी पेमेंट करने के बाद, मैनेजर को हायर करने के बाद उसकी सैलरी पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट कितनी बचती है, 8 लाख की प्रॉफिट बचती है। और ये क्या कर रहा है, वो मैनेजर को हायर कर लिया और कहीं और जगह काम कर रहा है, इसमें उसको कितना मिल रहा है, 6 लाख मिल रहा है। तो 8 लाख तो उसको बिजनेस की प्रॉफिट हुई, 6 लाख और काम करके मिला, तो टोटल कितना मिला उसको प्रॉफिट, 14 लाख का प्रॉफिट मिला। देखो, यहाँ पर अगर अगर इम्प्यूटेड कॉस्ट को नहीं देखते, तो हमको यहाँ पर क्या लगता, हमको ये लगता कि भाई 12 लाख रुपए का केस ए ज़्यादा है और केस भी कम है। लेकिन हमने क्या किया, इम्प्यूटेड कॉस्ट को ध्यान में रखा, तब मालूम चल रहा है कि भाई कौन सा किस में ज़्यादा बेनिफिट है, केस 2 में ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि हमने इम्प्यूटेड कॉस्ट को ध्यान में रखा, क्लियर है। तो ये समझाने का उद्देश्य था कि हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करेंगे, इम्प्यूटेड कॉस्ट को यूज़ करेंगे। देखो, अगर हम इम्प्यूटेड सैलरी, ऑनर्स टाइम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते तो हमको लगता है कि केस ए बेस्ट है, कितना 12 लाख का प्रॉफिट। लेकिन जब इम्प्यूटेड कॉस्ट को इंक्लूड करता है तो क्लियरली दिख रहा है कि केस बी में बेनिफिट ज़्यादा है, दैट इज़ 14 लाख रुपीज़ का। क्लियर, एकदम अच्छे से देख लो इसको एक बार अच्छे से, है ना। यहाँ पे कितने नेट बेनिफिट कितना हुआ, 6 लाख, यहाँ पे कितना नेट बेनिफिट हुआ, 14 लाख। कौन सा बेस्ट है, बी बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर। यानी कि समझना यहाँ पे, बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर, ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स।
वही मैं बताया, तीनों के तीनों एक जैसा ही है कि हम लोग जैसे आप ऊपर से हम क्या देख रहे थे कि भाई रेंट में बिल्डिंग दे या खुद यूज़ करे, अगर कैपिटल है तो बिजनेस में लगाए कि ब्याज में दे। वैसे ही बेनिफिट फॉरगॉन बाय चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे ज़बरदस्त वाला दिया हूँ समझने के लिए। मशीन का यूज़ आपको खुद को प्रोडक्शन में करना वर्सेस क्या करना कि आपने क्या दिया उसको कॉन्ट्रैक्ट वर्क में। देखो ध्यान से देखना, अपना फर्नीचर प्रोड्यूस करे और मार्केट में बेचे, एक ऑप्शन ये है। अगर आपके पास मशीन है, अगर एक मशीन है तो क्या करना, एक ऑप्शन ये है कि भाई मैं अपना फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मार्केट में बेच रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मशीन को किसी और कंपनी को रेंट में या कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो। तो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखें कि मशीन को आप, तो मैंने पहले अपना पॉइंट नंबर 2 बता दिया है सीखने के लिए जल्दी से, कि अगर केस ए क्या है कि मशीन को अगर कॉन्ट्रैक्ट में देते हो, मशीन को अगर कॉन्ट्रैक्ट में देते हो तो कितना मिलता है, 3.5 लाख। लेकिन मशीन को यूज़ करके आप अपना फर्नीचर बनाते हो, अगर अपना फर्नीचर बनाते हो तो आपको कितना हुआ, उससे रेवेन्यू कितनी हुई, 10 लाख की हुई रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू 10 लाख की हुई तो खर्चे भी तो लगा होगा, ये रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, सेल। और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा भी तो लगा होगा। क्या खर्चा लगा हम लोग को, रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सेट्रा, कितना लगा हमको, 6 लाख। तो हमको प्रॉफिट कितने की हुई, 4 लाख की प्रॉफिट हुई। कितने की प्रॉफिट हुई, 4 लाख की प्रॉफिट हुई। लेकिन हमने क्या सीखा, डिसीजन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेट बेनिफिट निकालेंगे कि हमको नेट बेनिफिट कितने का हुआ। तो कितने का हुआ, 4 लाख माइनस 3.5 लाख, कितने का हुआ, 50,000 का हुआ हमको नेट बेनिफिट। ये कैसे मैंने निकाला, यहाँ पर रेंटल इनकम से कितना हो रहा है, 3 लाख, कि भाई मैं 3.5 लाख रेंटल इनकम से हो रहा है, 3.5 लाख। मैं 3.5 लाख से ऊपर कितना कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ 3.5 लाख से ऊपर 50,000 ऊपर कमा रहा हूँ। तो जो 50,000 ऊपर कमा रहा हूँ वो क्या हुआ, नेट बेनिफिट हुआ। क्या हुआ, मेरे को नेट बेनिफिट हुआ। प्रोडिक्शन में क्या होगा, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाए तो लगता है कि प्रॉफिट कितनी है, 4 लाख है, पर असल में फ़ायदा कितने का हुआ, सिर्फ 50,000 का ही हमको एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ। क्योंकि 3.5 लाख तो ऐसे मिलता ही, 3.5 लाख तो मिलता ही मिलता। आप इतनी मेहनत किए तो आपको 50,000 क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला। अब क्या लिखा हुआ है, आर दे सेम, क्या वो सेम है, क्या वो सेम है। नोशनल कॉस्ट यानी क्या होता है, नोशनल कॉस्ट इक्वल टू इम्प्यूटेड कॉस्ट, मोस्टली कंसिडर्ड सिनोनिमस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफरेंट बट सम टाइम्स कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ नोशनल इम्प्यूटेड कॉस्ट बिकॉज इट इज़ आल्सो नॉट पेड इन कैश, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे था कि रेंट में दे मशीन, क्या मशीन का खुद का यूज़ करें। ऐसा अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। डेफिनेशन ओह 40 to 43 मिनट का लेक्चर तो हो ही गया है, इसको समझेंगे तो टाइम लग जाएगा अच्छा खासा। तो बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कॉस्टिंग के बारे में, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी और भी बहुत कुछ है देखेंगे।